लेट भी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू न्यू डायमंड। मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का जो है प्रथम चैप्टर मतलब शुभारंभ जिसको कहते हैं, शुभारंभ जो है क्लास 9th के बायोलॉजी से हैं, चैप्टर फर्स्ट है और उसी को आज मैं लेके चलने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे पहले इंट्रोडक्शन में, साइंस इंट्रोडक्शन में दे दिया हूँ कि ये जो बायोलॉजी हैं किसकी शाखाएं हैं? साइंस की शाखाएं हैं। ब्रांच जो है ना किसका है? साइंस का है, ठीक है। साइंस ऑफ बायोलॉजी ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी किसका है? साइंस का है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे बायोलॉजी के मैटर में चलेंगे। अगर जो हम बायोलॉजी के मैटर में हम चले तो बायोलॉजी भी क्या है? दो प्रकार के होते हैं ना। तो मैं इसे इंट्रोडक्शन में दे दिया हूँ। थोड़ा लंबा कदम बढ़ाते हुए, काम बहुत अधिक है। मैं यहाँ से देखता हूँ फेस आ रहा है जी इसका, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी पहले जानते ही हैं, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो भाग में है। कौन भाग में है? एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, ठीक है। दोनों हैं ना। इसका जो जनक क्या कहते हैं? थियो THI था ना, THIO फ्रास्टस। और इनका तो जानते हो अरस्तु है, ठीक है। ये दोनों जनक हैं किनका? जूलॉजी की जो है इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ कि जूलॉजी के जनक थियोफ्रास्टस और बॉटनी का अरस्तु, और बायोलॉजी के भी अरस्तु होंगे, ठीक है। बायोलॉजी के भी क्या होंगे? अरस्तु होंगे। ये मेरा काम क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं जो चैप्टर हूँ, अगला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है, क्या जानते हो? सेल, कोशिका। क्या नाम है? सेल, कोशिका, जो मैंने लिख दिया हूँ। क्या नाम है? सेल, कोशिका कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सेल और इसका पूर्ण नाम है जीवन की आधारभूत इकाई। अच्छा, ये बात तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जीवन किसको कहते हैं? जीवन क्या है? मैं और हम ये सब क्या करते हैं? जीव जंतु सब क्या कर रहे हैं? अपने काल को ख़त्म, मतलब एक समय के अनुकूल जो है चलते हैं ना, उस काल के समय के अनुकूल बढ़ते हैं और आगे जाकर उसी को जीवन काल कहते हैं या जीवन कहते हैं ना। और जीवन किस तरह से स्टार्ट होता है सबसे पता है तुमको? सबसे पहले जन्म होता है किसी चीज़ की ना, निर्माण होता है किसी चीज़ का, तब न वो जीवन जिएगा। जो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ वो क्या जिएगा? जीवन नहीं जिएगा। इसलिए मैं यहाँ चलूँ। क्या हुआ जी? सोई हुई है, एक्टिव नहीं है कि? तो मैं चलूँ आगे। अब किसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? सेल। सेल क्या है? सेल जो है ना, एक बैटरी जैसे होता है, बैटरी को भी सेल कहते हो ना, वही सेल है ये भी। बैटरी का भी काम क्या है? उस टॉर्च का बैटरी हो या घड़ी का बैटरी हो या किसी भी चीज़ की गाड़ी का बैटरी हो, देखो वो क्या करता है? तुमको प्राप्त व्यवस्था देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की टाइप से होता है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप का आता है, ठीक। इसी आधार पर जो हम क्या करेंगे, आगे सेल के बारे में चलेंगे। अब सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल का अर्थ होता है कोशिका। कोशिका का अर्थ क्या होता है? सेल का अर्थ क्या होता है? कोशिका। अब मैं बता दूं कि कोशिका का इसका जो है मेन चैप्टर का नाम है जीवन की आधारभूत इकाई, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की आधारभूत इकाई या जीवन की मूल इकाई, जो भी बोलना होगा वो आपका क्लियर होगा। कोशिका का हिंदी इंग्लिश का होता है सेल होता है। क्या होता है? सेल। अगर जब मैं सेल कहूँ तो सेल होता है एक रूम की तरह होता है। सेल क्या होता है? एक रूम की तरह होता है। यही रूम की तरह जो देखा था कौन? सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। इसीलिए उसका जो है
खोजकर्ता का नाम क्या पड़ गया? स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ सेल। उसका नाम था रॉबर्ट हुक। चलते हैं। तो कोशिका के सेल का मतलब क्या हुआ? रूम। एक रूम हो गया, क्या हो गया? रूम टाइप का हो गया। यही रूम को ना वो सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। अब है उसका ओरिजिनल नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। साइटो SY है, ठीक है, साइटो होता है। और इस पर जो अध्ययन करेगा उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी करेंगे। इस पर अध्ययन जो होगा, स्टडी, तो क्या कहेंगे इसको? साइटोलॉजी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब सेल कहते हैं किसे हैं? तो कहा है, इसमें कहा है कि सेल जो होता है ना, संरचनात्मक या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आधारभूत इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? सेल को जो होता है ना, कोशिका को जो है ना, माना जाता है कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है, आधारभूत इकाई माना जाता है, ठीक। तो सेल किसे कहेंगे? तो आराम से हम बोल सकते हैं रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को मैं क्या कहता हूँ? सेल कहता हूँ। नोट कर लो है, नोट कर लो। सेल किसे कहते हैं? तो रचनात्मक और क्रियात्मक को इकाई को मैं सेल कहता हूँ। आगे मैं चलता हूँ। सेल के बारे में मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ, ठीक। तो सेल की काम हो चुके हैं। अब जो होता है, सेल जो होते हैं ना, सेल जो होते हैं जीव द्रव्यों से मिलके बने होते हैं। किससे बने रहते हैं? जीव द्रव्यों से। किससे? जीव द्रव्यों से। कौन चीज से बने रहते हैं? जीव द्रव्य से। उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं? इसमें विभिन्न रासायनिक तत्व रहता है। इसमें क्या रहता है? विभिन्न रासायनिक तत्व रहते हैं। और उस रासायनिक तत्व में क्या होता है जानते हो? कुछ खनिज लवण होंगे ना, कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, वसा होंगे, और क्या होंगे? न्यूक्लिक अम्ल होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लिक अम्ल होंगे। मैं यहाँ लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ? विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं। किसमें? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्व होते हैं। तो जिसमें दो भाग होते हैं, एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ, एक होता है कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, एक अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में मात्र दो चीज होते हैं, जल और लवण। क्या होते हैं? जल और लवण। और जो कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, या कार्बनिक यौगिक में क्या होंगे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, और यही सब रहते हैं, ठीक है। तो हम याद हो गया ना, अकार्बनिक पदार्थ में क्या होंगे? जल और लवण। और कार्बनिक पदार्थ में क्या होंगे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। आराम से याद हो गया? क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूँ। इस काम को खत्म। अब है सेल। सेल जो होता है ना, उत्तक का निर्माण करता है। कई सेलों मिलकर किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण। जो सब बापू तो जुट के परिवार का निर्माण करते हो ना, उसी तरह सेल सब जुट के क्या करता है? टिश्यू का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है? टिश्यू को उत्तक कहते हैं। और टिश्यू क्या करता है? सब टिश्यू मिलकर क्या करता है? किसका? ऑर्गन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऑर्गन का। और जब सब ऑर्गन मिल जाता है ना, तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम भी हो जाता है ना, तो ऑर्गेनिज्म होता है ना। और ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। अर्थात इतना समझ जाओ कि सेल जो है, सभी सेलों के समूह को उत्तक कहता हूँ। और सभी कुछ उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गनों के समूह को क्या कहेंगे? बस ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? जीवों का निर्माण करता है, ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना। ऑर्गेनिज्म जब हो जाता है, जीव जन्म हो जाता है, जब जीव निर्माण हो जाता है, तो जनसंख्या एकदम धकाधक फैला होना शुरू हो जाता है ना। पहले देखता हुआ गांव में 2 घर 4 घर, अब देखो सैकड़ों घर नजर आता है ना। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। आबादी बढ़ने के कारण क्या हो रहे हैं? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं। अभी देख रहे हो कोरोना काल में क्या है? क्या कहता है? सबसे पहले कहता है घर में रहिए, आप बाहर नहीं निकलिए। पॉपुलेशन ही इतना है ना कि निकलोगे तो कहीं न कहीं सट जाओगे ना किसी में, और सट जाओगे तो हो गया तेरे पास कोरोना।
पॉजिटिव लिख दिया जाएगा। जाओ क्वारंटाइन में, कितने दिन के लिए होता है? वो तो ऐसे क्वारंटाइन सिस्टम है, जब रखता है तो पूरा इलाज तक न रखेगा, जब तक इलाज नहीं होगा तब तक थोड़े छोड़ेगा। तो ये हो गया क्लियर। अब मैं चलूँ यहाँ से, कहाँ पर आया? ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है? जीवों का निर्माण होता है, और उसके बाद क्या होता है? पॉपुलेशन की क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। तो मैं इसका नाम लिख दूँ, हिंदी लिख दूँ, या आप लोग समझ गए होंगे? इसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसको ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। ऊपर में जगह है बढ़िया ना। इसको कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। इससे बना कौन सी? अंग तंत्र। अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या हुआ? जीवों का निर्माण हुआ, जीव बने। ठीक। और जीव से क्या हो गया? संख्या, जनसंख्या की जनसंख्या हुआ, जनसंख्या। इसको जन लिख देते हैं, जनसंख्या। अब क्लियर? यहाँ से डॉट क्लियर। अब बात खत्म। अब हम जो सेल के मेन मुख्य चैप्टर जो हैं, क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो मेन पावर है किस पर है? सेल पर है। अब सेल ऐसी चैप्टर हैं, बहुत उलझी और बहुत ही पेचीदा चैप्टर है। क्या है? उलझी हुई है और पेचीदा है, मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ से किधर करूँ, क्या करूँ, कैसे याद हो। इसलिए मैं एकदम सॉफ्ट में मतलब बहुत ही आसान करके मैं तुम्हें बताऊंगा, और उम्मीद है कि तुम्हें बढ़िया से क्या हो जाएगा? याद भी हो जाएगा और आराम से आ जाएगा। तो मेरा इसमें दो क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बना कि कोशिका किसे कहते हैं, वो हो गया। ऊतक किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बना? ऑर्गन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म किस, ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं। यहाँ तक आ गए ना। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ तक मेरा हो गया। क्या हो गया? 4 क्वेश्चन। अब मैं चलूँगा सेल चैप्टर में चलूँगा सेल। तो सेल का जो है ना, सेल जो होते हैं, सेल्स 1635 में 65 था ना, 65 था। 1665 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये जो है 1665 में एक कोशिका को देखे, कोशिका का देखे। उस कौन चीज़ में देखे? तो प्याज में देखे। क्या में देखे? प्याज में देखे। मैं अभी बताऊं, रूम के तरह वो देखे, ये ऐसे ऐसे बना हुआ था। ठीक है, मतलब रूम की तरह, सेल की तरह जो क्या था? बना हुआ था। तो वो देखा ना, क्या देखा? प्याज में देखा। इसी का क्या नाम हो गया? कोशिका। क्या हो? कोशिका जो है देखे कि उसमें कोशिका का खोज हुआ। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस चीज का काम किया जानते हो? मृत में देखे। किस में देखे? मृत में, डेड। क्या कहोगे? डेड सेल्स में। किस में? डेड सेल में, मृत कोशिकाओं को देखा। मतलब मृत कोशिका का जनक कहोगे किसको? मृत जनक नहीं कहेंगे, जनक नहीं कहेंगे, डिस्कवरी ऑफ कहेंगे सेल ना। तो डेड सेल है, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल का नाम होगा कौन सी? रॉबर्ट हुक। सन कितने में? 1665 में। सन कितना है? 1665 में। और किस पर वो देखे थे? प्याज में देखे थे। क्या में देखे थे? प्याज में देखे थे। अब ये सेल के बारे में है। अब क्या हुआ फिर जो है ना, डेड सेल के बाद अब एक जीवित सेल हुआ, जिसको लिविंग सिस्टम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या कहते हैं? लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स होते हैं जीवित सेल्स, जीवित कोशिकाएं। क्या होते हैं? जीवित कोशिकाएं। और इस जीवित कोशिकाओं को कौन ईस्वी में देखा गया था जी? 1674 में। 1674 में जो है कौन देखे थे जी? कौन? लुएन ना, लुएन हॉक ना, लुएन हॉक। ठीक है ना, डबल ई था ना। लुएन हॉक देखे थे। हिंदी भी लिख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। लुएन आधा गुलन हो, लुएन है
लुएन हॉक, ठीक है, एन होवे नहीं किया, ठीक है। लुएन हॉक जो है क्या हुए, देखे थे कौन 1674 ईस्वी में, किसको, जीवित कोशिकाओं को, ठीक है। और इसी में जो है 1600 कितना में 74 में और 1831 में न्यूक्लियस को देखा गया। किसको, न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। ये कब देखा गया था पता है, 1831 में। इसको देखे कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन देखे थे, रॉबर्ट ब्राउन। किसको, केंद्रक को। अब जो है एक जीवधर्म को देखा गया था। उसके बाद क्या देखा गया था, जीवधर्म। जीवधर्म को क्या कहते हैं जानते हो, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या नाम है इसका बोला, जीवधर्म। क्या बोला मैंने, जीवधर्म। ये कितना ईस्वी में हुआ जी पता है आपको, इसका ईस्वी था 1839 में। कितना में, 1839 में। इनको कौन देखे थे, पुरकिंजेन। क्या देखे थे, पुरकिंजेन। क्या कौन देखे थे, पुरकिंजेन ने देखे थे। पुरकिंजी ने देखे थे कौन सी देखे थे, जीवधर्म का। अब मान लिया जाए खोजकर्ता कितना होंगे, 1 2 3 4 और सारे ढेर सारे हैं, ठीक है। तो वो आगे डीडेव हैं, बहुत हैं, समझ रहे हैं। तो जितने चीज़ की खोज हुए थे तो कंफर्म है ना, कोई न कोई खोजे हैं, खोजकर्ता का नाम होगा। अब इतना मेरा क्या काम हो गया, आपको सेल के बारे में कुछ जानकारी हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, मृत कोशिकाओं का जनक खोजकर्ता कौन हुए, रॉबर्ट हुक। कौन ईस्वी में, 1665 में। और लिविंग सेल मतलब कि जीवित कोशिकाओं का क्या हो गए, खोजकर्ता कौन हुए, लुएन हॉक, सन 1674 ईस्वी में। और केंद्रक क्या होगा, केंद्रक का क्या कहेंगे, खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में। अब देखो प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवधर्म का खोज कौन किए थे, 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे मैं बढ़ूंगा तो ये अब आएगी बात कि कोशिका जो होते हैं ना, कोशिका जो होता है, सबसे बड़े कोशिका कौन होते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या कहते हैं उसको, लार्जेस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और एक होगा स्मॉलेस्ट ऑफ सेल्स। तीसरा होगा लॉन्गेस्ट ऑफ सेल्स। अब क्या बोला मैंने, लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा ना। लार्जेस्ट बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। तो सबसे बड़ा अगर जो कहाँ जाए तो लार्जेस्ट मतलब बड़ा हुआ। हमको ये बताओ कि सबसे बड़ा सेल कौन होता है, अंडाणु। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवम। इसको अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु। ये किस में रहता है, पुरुष में रहते हैं। किस में रहते हैं, पुरुष में रहते हैं। फीमेल में रहते हैं, मेल में नहीं, फीमेल में रहते हैं। किस में रहते हैं, फीमेल में रहते हैं, स्त्री में रहते हैं, ठीक है। पता चलेगा जेंट्स से बच्चा पैदा होना शुरू हो जाएगा मेरा टेक्निकल एंड से ना। चलो स्मॉलेस्ट में क्या हो गया, स्पर्म ना, शुक्राणु। ये किस में रहते हैं, मेल में। और ये जो लॉन्गेस्ट क्या होते हैं, किस में रहते हैं, ऑर्टिच में, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, मतलब तंत्रिका कोशिका। अब मैं यहाँ क्या बोल दिया,
ये सभी आ रहे हैं दूसरे पार्ट का है, इधर पार्ट में भी नहीं आए हम। तो सेल के बारे में जान गए हैं और इसके बारे में क्या जान गए थोड़ा बहुत। प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं जीवधारू के बारे में सब जान गए। और लार्जेस्ट अब कोई क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए, 5, 6, 7 और यहाँ क्या है 8, 9, 10, 11, टोटल 11 क्वेश्चन डील हो गए, 12 क्वेश्चन डील हो गए। ठीक है, क्या हो गए 12, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो मैं चलूँ, अब आगे चलता हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो ये सबसे लार्जेस्ट जो है सेल कौन होते हैं जी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओवम मतलब अंडाणु, और स्मॉलेस्ट स्पर्म मतलब शुक्राणु, और लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होते हैं। ठीक है, अब काम के लिए इसके आगे मैं अब यहाँ आ जाता हूँ। आप देखे होंगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेक्शन। ये 3 जो होते हैं ना, क्या बोला मैंने, इंजेक्शन और डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। ये जो कितने हैं जी, 5 जो हैं, 5 जो हैं, क्या वो, ये 5 पर ही जो हम लोग क्या करेंगे, पूरी कहानी को ख़त्म करेंगे। जीवों का जो दुनिया की जितनी भी बातें होते हैं ये 5 पे होते हैं। इंजेक्शन का अर्थ होता है अंतर्ग्रहण, क्या होता है अंतर्ग्रहण। डाइजेशन का अर्थ होता है पाचन करना, क्या होता है पाचन करना। और क्या है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का अर्थ क्या होता है अवशोषण करना, क्या होता है अवशोषण करना। एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है स्वांगीकरण करना। एजेक्शन का मतलब है बहिष्करण करना, मतलब निकालना, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकालना। मैं क्या बोला, इंजेक्शन का अर्थ क्या हो गया अंतर्ग्रहण। हिंदी लिख दूं यहाँ, इसका क्या होगा अंतःग्रहण। ठीक है, और इसको मैं मिटा दूं। अब आप लोग ठीक है, अब देखो इसका क्या हुआ, इंजेक्शन का अर्थ क्या हुआ अंतःग्रहण, और डाइजेशन का अर्थ क्या हो गया पाचन, क्या हो गया पाचन। और डाइजेशन के बाद है अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन का अर्थ क्या हो गया अवशोषण, क्या हो गया अवशोषण, इसका हिंदी होता है अवशोषणकरण, अवशोषीकरण। ठीक है, और एसिमिलेशन का अर्थ होता है कौन चीज स्वांगीकरण, क्या नाम है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और इसका जो है इजेक्शन का अर्थ होता है कौन चीज जानते हो बहिष्करण, क्या होता है बहिष्करण। अब मैं बोल दूं इंजेक्शन का अर्थ क्या होता है अंतर्ग्रहण, और डाइजेशन का अर्थ डाइजिन समझते हैं, डाइजिन मतलब जब कोई गैस उस बनता है डाइजिन करता है पाचन क्रिया के लिए, वही हुआ डाइजेशन मतलब पाचन के लिए। और उसके बाद क्या है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का क्या हुआ अवशोषण। और एसिमिलेशन का अर्थ क्या हो गया स्वांगीकरण। और अगला नेक्स्ट है इजेक्शन, इजेक्शन का अर्थ क्या हो गया क्लियर। ये 5 का ही काम होंगे। तो किसी चीज को पहले मैं क्या करता हूँ भोजन करता हूँ, क्या करता हूँ भोजन करता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ उसको पचाना शुरू करता हूँ, उसका अवशोषित करता हूँ। जो जो पार्ट जिसमें जाएगा उसको हटाओ हटाओ, जो जो जिधर जाएगा उसको अवशोषण करके खत्म कर दो। और जब उसको स्वांगीकरण होता है वो जगह जगह पर भेजना काम होता है। अब जो कभी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है वो फैक्ट्री में रखेगा तो काम हो जाएगा, उसका बिक जाएगा। उसको जगह जगह पर सेल करना पड़ेगा, फॉर सेल करना पड़ेगा ना। तो वो जहाँ जहाँ उसका डिपो होगा वहाँ वहाँ क्या करेगा भेजेगा। उसी तरह सेल का काम भी है कि जितने भी जगह वो जो पाचन कर पोषक तत्व का काम है कि अपना अपना मशीन सब लगाए हुए हैं, कुछ श्वसन तंत्र लगाए हुए हैं, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सभी तंत्र होते हैं। वो सभी तंत्र का काम है कि अपना अपना माल को तुम अपना अपना सप्लाई करते जाओ। क्या करना है सप्लाई करते जाओ भोजन के पोषक तत्व को। और उसमें क्या होता है कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। और जब कुछ अवशोषण होता है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या करते हैं अवशोषण कर लेता हूँ। एब्सॉर्प्शन क्या होता है पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं उपयोग करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। क्या कहते हैं उसको स्वांगीकरण। अब देखो बिना चश्मे के काम चल गया अभी तक, तुम लोग बोल वो नहीं किया। ठीक है, अब्सॉर्प्शन का अर्थ क्या होता है
अवशोषण करना। एसिमिलेशन का अर्थ होता है उपयोग करना, जहाँ जहाँ जिसका उपयोग होगा वो होगा। आइजेशन का होता है जितना अवशिष्ट पदार्थ होगा ना फालतू, उसको क्या करना है, निकाल दो। अब मैं चलता हूँ कि अब जो है कोशिकाओं को जो है ना, आप लोग लिख लो, रूप, आकार और लिख लिए, और संख्या के आधार पर बांटा गया है। और किस पर बांटा गया, संख्या के आधार। तो मैं क्या बोला, क्या क्या बोला, सबसे पहले शेप, शेप, साइज और नंबर के आधार पर जो है सेल को क्या कर दिया गया, बांटा गया है। अब कहोगे कैसे सर जी ये क्या हो गया। अब बताओ कि मान लिया जाए जो छोटी जीव होंगे, छोटे जीव होंगे ना, उसमें कोशिकाएं कम उपयोग होंगे, क्या होंगे, कम उपयोग होंगे। और जो बड़े जीव होंगे उसमें कोशिका बहुत सारे लगेंगे। तो छोटे जीव जो होते हैं, छोटे जीव में कोशिकाएं कम लगेंगे, कम होंगे। और बड़े जीवों में जैसे मानव हुआ, हाथी हुआ, और जो बड़े 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 जो होते हैं उसमें क्या होंगे, कुछ अधिक लगेंगे कोशिका। और सबका कोशिका तंत्र होता है, ठीक है। अब उस आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, किसको, सेल्स को। एक कोशिकीय सेल जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। इसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा है मल्टी सेलुलर, क्या है, मल्टी सेलुलर, जिसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ये दोनों के बारे में दे दिया। इसमें एक कोशिका रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, वन सेल्स रहते हैं। इसमें कई सेल रहते हैं, क्या रहते हैं, कई सेल रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ तक आपको डॉट क्लियर है। तो एक कोशिकीय सेल को क्या कहेंगे, वैसा जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या कहेंगे, वैसा जीव जो एक कोशिकीय से बने होंगे, एक कोशिका से बने होंगे, उससे मैं क्या कहूँगा, एक कोशिकीय जीव कहेंगे, यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, ठीक है, क्लियर। अब अगले नीचा है, क्या नाम है उसका, मल्टी सेलुलर, जिसको कहते हैं बहुकोशिकीय। इसमें क्या होगा, इसमें लिख लेना, इसका नाम लिख लेना, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसमें मानव, हाथी, कुत्ता, जितना लिखना होगा सब लिख देना। और जब मल्टी सेलुलर की बात होगा तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं जीव, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, अर्थात मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक डॉट क्लियर। अब मैं चलूँ आगे। अब है डाइजेशन सिस्टम। इस सब को काम करने के लिए मुझे किसका काम करना होता है, डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र। मैं 10th के वीडियो में भी दिया हूँ डाइजेशन सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, उसका पूरा फिगर भी है, कहाँ से क्या होता है वो आप लोग को पता है। तो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है आपको पता है। डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, पहले किसी भी चीज़ को मुख में डाला जाता है। कहाँ, मुख में। आजकल देख रहे हो अभी गेहूं कटने का समय है, तो सबसे पहले गेहूं कहाँ डाला जाता है, मुख में। थ्रेसर का जो होता है ना, उसका डाला जो होता है ना, उसकी को मुंह कहते हैं। तो उसमें घानी लगाते हैं हम लोग। और जब मुंह में जाता है ना, तब वो क्या करता है, काटना शुरू करता है। कौन चीज़ से, कटर से। उसका होता है वो क्या कहते हैं उसको, ग्रसिया कहते हैं, मतलब धारदार रहता है, वो उसको काटना शुरू करता है। तो उसी तरह आप मान लो कि ट्रैक्टर के थ्रेसर और तेरा थ्रेसर दोनों एक ही समझ लो। तुम्हारे मुंह में जब घुसाएगा ना कोई चीज़ भोजन, तो क्या करता है, दतवा जो क्या करता है, धन कट कर देता है ना, वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। और उसके बाद जितना भी तंत्र होता है ना, उस तंत्र अपना अपना काम शुरू कर देता है और आगे सप्लाई करते जाता है। वही आगे है। तो मुख के बाद कहाँ जाता है जी,
ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है जी? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद यकृत की भी काम होता है कुछ कुछ, अग्नाशय का भी कुछ काम होता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है जी? रेक्टम में जाता है। किस में जाता है? एनस, रेक्टम में चल जाता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ तक आपकी कोई काम की दिक्कत नहीं हुआ। अब पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में जान गए हैं। अब इसका है जीव का निर्माण किस किस यंत्र के द्वारा बना है। किसी भी काम के लिए यंत्र की जरूरत होती है, तो उसी तरह मानव को जो है ना, जीव जितना भी है, जीव जंतु जितने भी हैं, उसके बारे में जो है डाइजेशन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जो देखते हो तबीयत किसी का खराब हो जाता है, पचता नहीं है, तो क्या होता है? सांस अगर जो कम फूलना शुरू हो तो उसका भी इलाज करने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ के लिए हमें यंत्र लगा हुआ हमारे शरीर में, हमें पता नहीं चल रहा है। तो जीव का निर्माण पाचन तंत्र के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा, उत्सर्जन परिसंचरण तंत्र के द्वारा और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या किया गया है? इसको जो है सजाया गया है। अब मैं चलूँगा अगले नेक्स्ट के लिए आपको। कहाँ? मैं एक छोटा सा जगह है, इसको पूरा कर ही लेता हूँ एक बार, तो आगे बढ़ूँगा। अब हम दो वैज्ञानिक के नाम और छोड़ दिए हैं, जो स्लाइडेन थे और स्वान थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन किसका जनक थे? वनस्पति की खोज करता थे ना, वनस्पति विज्ञान थे, मतलब जूलॉजी ना, जूलॉजियन होता है जी। अच्छा, वनस्पति में बोटनी होगा ना। बोटनी के कौन थे? स्लाइडेन थे। कौन थे? स्लाइडेन थे। और उसका जूलॉजी का स्वान थे। ये जो थे ना, दोनों वैज्ञानिक मिल के अपना मत दिए। ये बोले ये जो सभी जीव जो बने होते हैं ना, स्लाइडेन बोले, जब ये तो स्वान न था बोटनी का, तो बोटनी का स्वान। हाँ, पादप के कौन वैज्ञानिक थे? पादप के कौन थे? स्वान। वनस्पति एक स्लाइडेन था। स्लाइडेन अब जीव जंतु स्वान था ना। तो चलो ठीक। तो स्लाइडेन ने कहा कि जितना भी पादप बने हुए हैं ना, सभी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं ना। ये बोला कि सभी जीव भी जो बने हुए हैं ना, वो कोशिकाओं द्रव्यों से बना हुआ है ना। तो वो क्या हो गया, ये दोनों मिलकर मत दिए, अपनी विचार रखे। और जब अपनी विचार रखे ना, इसी को मैं क्या कहता हूँ? कोशिका सिद्धांत। क्या कहता हूँ? कोशिका सिद्धांत। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और सिद्धांत आया है। ये कौन सिद्धांत था? एक और सिद्धांत था जिसको मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसका नाम है? जीवदल। तो इसका भी दो वैज्ञानिक ने क्या कर दिए, काम किए। क्या कर दिए? अपना मत रखे, अपना क्या कर दिए? मतवाद दिए, विचार दिए। एक नाम था बिरचो और एक थे कौन? मैक्स शुल्ज। क्या नाम था? बिरचो और मैक्स शुल्ज। ये दोनों मिलकर क्या कर दिए, समझ गए ना? ये भी अपना अपना मत दिए। ठीक है, और ये किसका दिए? प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी दिए। किसको दिए? प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कौन? विर्चो और मैक्स शुल्ज ने। अब यहीं तक आप